बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि पंजतन पाक के सदक़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जिक्र करेंगे रब किरदेगार का कि जिसके लिए तमाम हम्दो सना है और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसमें हम आपके साथ किन मौज़ूआत पे बात करेंगे वो मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से कि जमात इस्लामी में जो लीडरान कराची के इश्यूज़ उठा रहे थे उस हवाले से बात करूँगी। फिर बात करेंगे हम MQM PK के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक पुरानी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उस हवाले से, और MQM PK की इलेक्शन की तैयारियाँ कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या सुनने में आ रहा है। और हम बात करेंगे कि जो कहा जा रहा था कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है और डाकुओं से पाकिस्तानी आवाम को निजात दिलाई जाएगी, उस ऑपरेशन की कली खुल गई है। जिन खदशात का हम मुस्तकिल इजहार करते रहे वो नताइज आना शुरू हो गए हैं। और बात करूँगी MQM लंदन के कारकुनान की रिहाई के हवाले से। आखिर में बात करूँगी मलीर के जलसे के हवाले से, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करूंगी जमात इस्लामी के धरने के हवाले से कि जिसके बाद जो मैंने कवरेज की उसके बाद मुस्तकिल मेरे साथ कोई थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही, कुछ मसले मसाइल रहे तो मैं तफसील आपके साथ बयान न कर सकी। जमात इस्लामी का धरना जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था पासपोर्ट ऑफिस और सिंध हाई कोर्ट के दरमियान से रैली। मैंने आखिर से लेके पूरी ज़ैनब मार्केट से होते हुए गवर्नर हाउस तक की वो रैली आपको खुद अपने कैमरे की आँख से दिखाई, जिसमें तकरीबन 1000-1500 लोग शामिल थे। और क्योंकि जब स्कूटरों पे और उस पर होते हैं तो आपको पता है और झंडे होते हैं तो लोग फिर भी ज़्यादा नज़र आते हैं। बहरहाल गवर्नर हाउस के बाहर भी कुर्सियाँ लगाई गई थी और बामुश्किल अगर टोटली पूरे क्राउड को आप देखें तो 1000-1500 से ज़्यादा लोग नहीं थे। किस्सा मुख्तसर, वहाँ पे नमाज ईशा भी हुई, नमाज मगरिब भी हुई। हाफिज़ नईम साहब जो हैं उन्होंने अपने ख़िताब में जो भी कुछ कहा, वो धरना जो नाम था वो था कराची के मसाइल पे, महंगाई पे और कराची के मसाइल पे। लेकिन जब हम उस धरने में शरीक हुए तो वो धरना टोटली जो था वो फ़लस्तीन के ऊपर था, क्योंकि एक रात पहले फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने जो इसराइल पे हमला किया था उस हवाले से वीडियोज़ आना शुरू हो गई थी। तो टोटली जो है वो धरना था फ़लस्तीन का। कराची कहाँ गुम हो गया नहीं नज़र आया, बहुत थोड़ा सा जिक्र कराची को। बहरहाल नाम कराची के मसाइल पे था तो धरना कराची के मसाइल पे था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया फ़लस्तीन पे। मुझे जो दुख हुआ वो इस बात का दुख हुआ कि जमात इस्लामी के जितने भी रहनुमा थे अपने ख़िताब में सारे के सारे मिलके फ़लस्तीन पे होने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने जो इसराइल पे हमला किया है उसका सारा क्रेडिट जो है वो जमात इस्लामी ले रही थी। क्रेडिट गोज़ टू जमात इस्लामी। हालांकि अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी का तो उसमें कोई लेना देना नहीं, और जमात इस्लामी जो ख़ुद को इस्लामी जमात कहती है और इस्लामी उसूलों की पासदार कहती है तो और अपने आप को कहते हैं, जैसे लाला सिराज ने कहा कि हम दयानतदार लोग हैं, तो दयानतदार लोग तो अमानत में ख़यानत नहीं करते। लेकिन एक रहनुमा ने भी नहीं बताया कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को अगर किसी ने मजबूत किया है, अगर किसी ने उनके हाथ मजबूत किए हैं, उनके कदम जमाए हैं, तो वो इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके शहीद कमांडो जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे ईरान के जनाब कासिम सुलेमानी। किसी एक को जहमत नहीं हुई कि उस अजीम हस्ती का जिक्र करते या उनका नाम लेके एक फातिहा पढ़वा देते। तो कैसा इस्लामी इक़दार के लोग हैं ये, और कैसे ख़ुद को अपने आप को अमानतदार कहते हैं। बहरहाल जबकि नादरीन वीडियोज़ मौजूद हैं कि जब नेतन्याहू का इंटरव्यू पिछले 2 साल पहले जब ईरान ने मिसाइल दागे थे, टिल ऐप पर हमला किया था, तो उस वक्त नेतन्याहू से जब किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा था आपको किससे ख़तरा है, 3 दफ़ा सवाल पूछने पे तीनों दफ़ा उसने कहा था ईरान 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 ईरान। तो नादरीन, अगर आप अमानतदार ख़ुद को कहते हैं, ख़ुद को दयानतदार कहते हैं, तो आपको जिक्र करना चाहिए था उस कमांडो जिसकी वजह से जो फ़लस्तीन हम बचपन से देखते आए पत्थरों से लड़ता था, उस फ़लस्तीन को मजबूत करने वाले ईरान और ईरान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कासिम सुलेमानी थे। और हज़बुल्लाह को भी मजबूत उन्होंने किया, लबनान में भी उन्होंने मजबूत किया, शाम में दाइश से जो खाली कराया तो वो भी ईरान और उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने। यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कोई ईरान की तारीफ़ नहीं कर रही, कोई ईरान से मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक़ कहना चाहिए, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़े डालने के लिए, फ़साद फैलाने के लिए हमेशा ईरान को बुरा भला कहा गया। आज दुनिया ने देख लिया कि अगर यहूद और नसारा के मुकाबिल कोई क़व्वत है, कोई ताकत है, वो ईरान की ताकत है। और ईरान जो है तमाम तर दुनिया की पाबंदियों के बावजूद उम्मत मुस्लिमा का सर बुलंद किए हुए है। जबकि आपने सऊदी अरब का, तुर्की का और दीगर ममालिक का जो किरदार इस वक्त है, ख़ासकर अब मैं क्या कहूँ
कि सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो किस तरह से फ़लस्तीन के मुकाबिल में उसका साथ नहीं दे रहे हैं और कौन कुव्वतें साथ दे रही हैं वो भी सबके सामने। तो ये चीज़ अमानत बतानी चाहिए अपनी नस्लों को। अच्छा, अब बात करूँगी कि एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है, जो कि पुरानी है, और उस वीडियो में जो है वो दिखाया जा रहा है कि रऊफ़ सदीक़ी और मुस्तफ़ा कमाल बैठे हुए हैं और ताजिर जो है बाकायदा नाम लेके कह रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ने जो है मुझसे 3 करोड़ भत्ता मांगा था। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब फंस गए बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था फ़लाना आइला ढमकाना आइला, उसको स्कूटर पर बैठाते और हम जाके भत्ता ले लेते। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने भत्ते लिए हैं। एक तो वो अपना बयान देके फंस गए। दूसरा, अब ये वीडियो जो वायरल हो रही है तो ये अवाम के जहनों में दोबारा से ताज़ा किया जा रहा है कि ये भत्ताखोर है। यानी अब सवाल ये बनता है कि आप अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ निकालते हैं, आप अल्ताफ़ हुसैन को बुरा भला कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन तो भत्ता लेते हुए नज़र नहीं आ रहा, अल्ताफ़ हुसैन तो भत्ता नहीं ले रहा। और आपको याद होगा मलीर के जलसे के हवाले से मैंने जब लाइव किया था तो उसमें मैंने 2 जुमले कहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ कराची वालों को हुकूक दिलाएंगे बल्कि हम हुकूक दिलाएंगे अंदरूनी सिंध के मजलूमों को, सिंधियों को, उनको उनके वडेरों से निजात दिलवाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अंदरूनी सिंध के वडेरों से निजात बाद में दिलवाइएगा, आपके जो शहरी वडेरे हैं, जो आपकी जमात है, उनसे तो पहले आप कौम को निजात दिलवा दें कि जो बड़ी बड़ी पराडों में घूमते हैं। और नाज़रीन, हम कराची के सहाफ़ी हैं, हमारी नज़रों में सब ताज़ा है कि कौन किस तरह से आया था 2 पट्टी की चप्पल पहन के और आज वो चाइना कटिंग करके कादिर पटेल के साथ मिलके जरदारी साहब के कहने पे नाले किसने बेचे, प्ले ग्राउंड्स किसने बेचे, कौन मेयर था उस ज़माने में, किसके कहने पे किसके कहने पे कासिम पटेल के साथ मिलके कराची का सौदा कर दिया। ना सिर्फ प्ले ग्राउंड्स जो थे उनको बेचा गया, जो पार्कों की ज़मीन थी उनको बिल्डर्स को बेचा गया, कब्जा कराया गया, अपार्टमेंट्स बनाए गए और अपना हिस्सा लिया गया, बल्कि जो नाले थे, नाले उन पे इमारतें खड़ी कर दी गई। और सबको पता है, सारे सहाफ़ियों लिख चुके हैं कि जरदारी साहब के हुक्म पे कासिम पटेल और जो साबिक मेयर थे उन्होंने मिलके ये सब ड्रामेबाजी की। और उनके पीछे कौन है वो भी आप लोग जानते हैं, वही ड्राई क्लीन मशीन के चलाने वाले जो 100 कत्ल किए हुए बंदे को भी ड्राई क्लीन करके फरिश्ता बना देते हैं। आपके सामने राव अनवार मौजूद है जिसने जीआईडी के अंदर 400 कत्ल कबूल किए थे और ड्राई क्लीनिंग मशीन ने उसको क्लियर करके वो मज़े से जहाँ वो रह रहा है। अब मेरे ख्याल से बनता नहीं, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है कि कहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ बहुत बड़ी बाउंड्री वाल होती है, जहाँ शनाख्ती कार्ड, आपका लाइसेंस और आपकी पता नहीं क्या क्या डिटेल लेके उस एरिया में जाने के लिए आपको 2 दिन पहले अपना कार का नंबर लिखवाना पड़ता है। तो राव अनवार किसकी हिफाजत में कहाँ रह रहा है सबको पता है, जिसने 400 मावराए अदालत कत्ल कबूल किए हैं। और वो ऐसी जादू की ड्राई मशीन है, ऐसी जादू की वॉशिंग मशीन है जिसमें धोके बंदा 400 कत्ल करने के बाद प्रोफेसर हसन जफ़र आरिफ जैसे आला शख्सियत को कत्ल करने के बाद वो दूध का धुला हो जाता है। उज़ैर बलोच की मिसाल आपके सामने है कि उसने जीआईटी में क्या नहीं कबूल किया और किन के इशारों पे वो तमाम तर मुकदमात में से बरी होता जा रहा है। तो नादरीन, नाम तो लिया जाता है अल्ताफ़ हुसैन का, लेकिन अब आवाम बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको सब कुछ पता है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए एक बहुत बड़ी जो है बदनामी है। और आवाम तो वैसे ही बहुत कुछ जानते थे इन शहरी वडेरों को कि ये 2 पट्टी की चप्पल में आए थे, भूखे नंगे बिल्कुल। ये इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का सहारा लिया, अल्ताफ़ हुसैन ने इनको अपने मनसबों पे बिठाया, किसी को MNA बनाया, किसी को MPA बनाया, किसी को मेयर बनाया, किसी को वजारतें दिलवाई, इसलिए कि ये आवाम के काम करें। मगर इन लोगों ने क्या किया कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेके मुंतखब हुए और उन ओहदों पर जाके वफ़ादारियाँ किसी और के साथ निभाई और अपना इन्होंने मतलब कराची को पूरा बेच दिया, कराची के अवाम का सारे हकूक़ का सौदा कर दिया और ख़ुद बेहिसाब दौलत कमा के शहरी वडेरे बन गए। अच्छा जी, दूसरा हमारा टॉपिक है कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। जब इलेक्शन की तैयारियां MQM पाकिस्तान ने शुरू करने की बात की थी तो कहा था कि हम नए नौजवानों को सामने लाएंगे, लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि वही 35-40 साल से जो MQM में ये लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे वही लोग जो हैं दोबारा से इलेक्शन में उनको टिकट दिया जाएगा। और अभी तो MQM पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो जमातों के साथ इलाक़ किया है वो इनकी हलक की हड्डी बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि कराची पे हम आपको अकेले नहीं राज करने देंगे, आप हमारा हिस्सा भी दें, हमें भी शरीक करें। तो बहरहाल MQM पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं और नज़र यही आ रहा है कि मुश्किल है कि वो इलेक्शन में चंद सीटें जीतने के बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो चंद सीटें भी जीत पाएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी जो है इनको इस तरह से खुला ग्राउंड नहीं देगी। तो जिस तरह से इमरान खान साहब आए थे वो किसी के लाडले थे, तो
मंजूर नज़र थे, पीपल्स पार्टी अभी उनकी मंजूर नज़र है, तो वो कभी भी इनको इतना खुला ग्राउंड नहीं देगी। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि हमने आपको खदशात का इजहार किया था कच्चे के डाकुओं के हवाले से, और उसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कि सिंध के नामवर सहाफ़ी हैं जनाब इम्तियाज़ चांडियो साहब की वो वीडियो उनके वॉल पे पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मकबूल बाकर साहब या हमारी इस्टेब्लिशमेंट सच्ची मुझ जो है वो कच्चे के डाकुओं से निजात दिलाना चाहती है तो उसे चाहिए कि पहले उन डाकुओं के सरपरस्तों को पकड़े, उन वडेरों को पकड़े, उन जागीरदारों को पकड़े जिन्होंने इन डाकुओं को पाला है। तो नाज़रीन उन वडेरे जागीरदारों को तो ना पीपल्स पार्टी पकड़ने देगी और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट उन पे हाथ डालेगी, क्योंकि वो आपको पता है उनकी असर व रसूख और उनके जो बातें हैं वो बहुत सारे लोग उनसे ब्लैकमेल होते हैं। तो नाज़रीन अब जो नया सीन हुआ है वो सीन ये हुआ है कि कच्चे के डाकुओं में ऑपरेशन की कहानियां तो उड़ा दी गई, लेकिन कच्चे के डाकुओं ने शिकारपुर के पूरे थाने को अगवा कर लिया और उस थाने के जो अमला है उसमें SHO हैं, हेड मॉरिर हैं, दीगर सिपाही हैं, ASI हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि पूरे थाने को उन्होंने अगवा कर लिया और ये कोई नई बात नहीं है, 1 महीने में तीसरे थाने को अगवा किया है। और अब से 2 महीने पहले हमने आपको एक वीडियो शेयर की थी कि जिसमें 10 लोगों को थाने के सामने से अगवा करके बीच बाजार के अंदर से कच्चे के डाकू अगवा करके ले गए और 2 लोगों को ऑन दी स्पॉट उन्होंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और थानेदार या थाने का अमला कुछ भी ना कर सका, चूड़ियां पहन के बैठे रहे। तो नाजरीन ऐसी पुलिस का क्या फ़ायदा जिस पुलिस पे अरबों खरबों रुपए लगा के ट्रेनिंग दी जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, उनको क्वार्टर दी जाए, उनको मराद दी जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए और फिर वो पुलिस अपनी ही हिफाजत ना कर सके। तो लानत है ऐसी पुलिस पे। क्या रखा है ऐसे डिपार्टमेंट में कि ASP के जिसका SSP जो है फ़ोन करके अपनी मदद के लिए अपने थाने के अमले को, अपने थाने के अमले को बहाल कराने के लिए रेंजर्स को बुलाए। तो भाई रेंजर्स को ही दे दो ना पूरा पाकिस्तान, जब हर जगह रेंजर्स नहीं आना है तो सरहदों पे से हटा लो सारी फौजें आके बस शहरों में, उनका काम तो सरहदों का है नहीं। भारत तो उसको पता है कि इनको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आपस में लड़ के मर जाएंगे। तो भाई आप सरहदों की हिफाजत छोड़ें, आप अंदरूने पाकिस्तान आए, अंदरूने कराची आए, अंदरूने सिंध आए और आके सारे थाने वगैरह जो है वो संभाल लें, पुलिस का डिपार्टमेंट बंद करें और जो पैसा बचता है वो क्या कहते हैं आप ख़जाने में जमा करा दें। बहरहाल नाज़रीन ये सूरत हाल है कि 1 महीने के अंदर 3 थानों को कच्चे के डाकुओं ने धड़ल्ले से अगवा कर लिया। अच्छा, अब बात करेंगे MQM लंदन के जो कारकुनान थे जिन्होंने जुलाई में एक रैली निकाली थी अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। उस पर MQM PK जो है वो बड़े खुश होकर और बगले बजाते हुए कह रहे थे कि सिर्फ दर्जन भर लोग थे, लेकिन हमने देखा दर्जन भर लोग थे तो 35 से ऊपर जो हैं पिछले 2 माह पहले जो है वो रिहा हो चुके थे और उसके बाद कल जो है 40 से ज़्यादा अफराद को बाकायदा बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और ये ऑर्डर था तकरीबन जुलाई का, जिस पे अमल दरामद जो है वो कल हुआ है। अब अगर बात ये आ रही है कि अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में सिर्फ दर्जन भर लोगों ने रैली निकाली थी, तो मेरे भाई सिर्फ कराची के दर्जन भर लोगों को दोबारा MQ के तहत आप गिरफ्तार करते, कराची के 12 घरों पर आप छापे मारते, लेकिन आपने न सिर्फ पूरी कराची के मुख्तलिफ इलाकों जो सेक्टर्स और यूनिट के हवाले से पहचाने जाते हैं, आपने वहाँ के हज़ारों घरों में छापे डलवाए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया और ना सिर्फ कराची बल्कि जनाब टंडोला यार, झंडो, उमरकोट, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास में जो है बाकायदा हज़ारों घरों में छापे डलवाए गए और अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोगों को गिरफ्तार करवाया गया। तो अब बात यह है कि अगर दर्जन भर लोग थे तो फिर छापे जो है वो सैकड़ों घरों में क्यों डलवाए गए, और वो ना सिर्फ कराची में रैली निकली थी कराची के बल्कि पूरे अंदरूनी सिंध में। तो बहरहाल नाज़रीन ये एक हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में हैं और बेहतर है कि अगर वक्त पे इस चीज़ को तस्लीम कर लिया जाए, वरना अगर किसी को आप दबाते हैं और उसकी बात को तस्लीम नहीं करते हैं तो उसके नताइज बहुत भयानक होते हैं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि जिस चीज़ को दबाया जाता है वो फिर किस तरह से उभर कर आते हैं। अब बात करूँगी मलीर के जलसे की। आपको याद होगा जब मैंने मलीर के जलसे के हवाले से लाइव किया था और एक मैंने चाय के होटल पे बैठ के छोटा सा व्लॉग बनाया था 2-2.5 मिनट का, उसमें मैंने कहा था कि मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ कि लोग नहीं थे, लोग थे, लेकिन लोग जो हैं अचानक से आए। मैंने खाली कुर्सियाँ भी दिखाई थी दौरान जलसा, मेरी लाइव पड़ी हुई है, जिसको यकीन ना आए वो लाइव जाके मेरी उस दिन की देख ले मलीर के जलसे की, कि बाकायदा मुकर्रिरीन जो हैं वो स्टेज पे खिताब कर रहे थे और मैंने खाली कुर्सियाँ दिखाई थी। खैर एकदम से जो है वो एक जत्था आया, रेवड़ आया और ग्राउंड तो खैर वो नहीं था, एक छोटी सी सड़क थी जिसको शामियानों से बंद किया गया था। तो जबकि मैंने आपको कई बार कहा कि अतराफ़ में बड़े बड़े ग्राउंड मौजूद थे, वहाँ जलसा नहीं किया गया क्योंकि इनको पता था कि लोग नहीं आएंगे। खैर छोटी सी सड़क पे 2000 के करीब कुर्सियां लगा के जलसा किया गया और उस जलसे में बाहर से लोग आए। अच्छा, हमारा लोगों की तादाद पे बात करना वो यूँ बनता है कि MQM पाकिस्तान के हर रहनुमा ने कहा था कि मलीर जो है वो
एमक्यूएम पाकिस्तान का गढ़ है और मलीर के जो बासी हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इलेक्शन में वोट सारा वो एमक्यूएम पाकिस्तान को देंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात जो बार बार कही थी वो ये कही थी कि जलसे मलीर के सारे लोग आएंगे। अब जब मलीर के सारे लोग आए तो जिस जगह पे जलसा हुआ वहाँ की आबादी मरे से मरे 19,000 है। 19,000 में से 4-4,500 लोग आप दिखा रहे हैं, तो वो भी उस इलाके के नहीं थे। और उस हवाले से मैंने आपसे बात की थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा हम अपनी नौकरियां और अपनी जानों की हिफाजत के लिए आए। तो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, टुच्चे किस्म के लोग, तो उन्होंने कहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं किसी की जान पे नहीं खेल सकती अपने लाइक कमेंट्स और व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, मैं किसी की जान पे नहीं खेल सकती अपने मफाद के लिए। मैंने वो वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा था कि हम DMC से आए हैं, हम के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन हैं, हम बल्दियात के हैं और हम वाटर बोर्ड के हैं। लेकिन और बहुत सारे, जबकि मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि MQM के जो रहनुमा हैं उनमें से 2-3 लोगों ने बाकायदा मुझसे कहा कि हमारे दिल में आज भी अल्ताफ़ भाई हैं और हम मजबूर हैं कि हम इनके साथ बैठें। और मैंने आप रिक्वेस्ट की थी अनीस कायम खानी साहब से और मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि बहनों वाला मशवरा है, आप आवाम में निकलें, आवाम में जाएँ और अपनी गलतफहमियाँ दूर करें। और अगर अपनी गलती सुधार सकते हैं तो सुधार लें। आवाम में आपका तासुर अच्छा नहीं है, लोग आपसे डरते हैं कि आप अगर आपका साथ ना दिया जाए तो आप जो है लोगों को जो है चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनको उठवा लेते हैं और लापता कर देते हैं। तो नादरीन कह रहे थे कि कुछ टुच्चे किस्म के लोग जो थे जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, उनके अपने घर वाले कुछ नहीं सुनते, तो वो मुझ पर बातें बना रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, वह तो इज़्ज़ो मन तो शाह हो, वह तो ज़िल्लो मन तो शाह हो, कि परसों से एक वॉइस क्लिप जो है MQM पाकिस्तान के एक कारकुन की, जो कि शायद सेक्टर 17 का कारकुन है, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो जो है वो लीक हो गई है और वो उसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि जो नहीं कहना माने उनको MQM पाकिस्तान में शामिल करने के लिए उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो और अगर वो नहीं माने तो बता दो उनको कि उनको लापता कर दिया जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था ना, लाइक कमेंट शेयरिंग ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी होगी तो वो हर हाल में देगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी कि मेरे इस बयान के बाद कि जब मैंने कहा कि लोग थे मगर मलीर के नहीं थे, बाहर से लाए गए थे और खौफ व हिरास की वजह से लाए गए थे, अपनी नौकरियों और जानों की परवाह के लिए आए थे वो लोग, अपनी जानें बचाने के लिए। तो ये वॉइस क्लिप आप सुनिए, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अबे क्या यूनिटी ग्रुप का खास यूनिटी ग्रुप, अबे तो हम किसी के बने ही नहीं है ना इंचार्ज आज तक। ना बनियो, यूनिटी ग्रुप है ये, आई ग्रुप का ग्रुप है, बड़ा ये फंडे की बात किया कर इसमें खाली। बात ये है कि तो हम तो बने ही नहीं है ना आज तक यार। तो यूनिटी ग्रुप बुरी भाई है यार, हो गया तेरे वो यार लगा। कभी तू कामरान नंदा की राशि पे, कभी बुजी की। बात ये है कि कामरान नंदा भी हमारा भाई है, आप भी हमारे भाई हो और नौमान बुजी भी हमारा भाई है। आप दिलों में कुछ रंजिशें आ गई हैं, उसको कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, तू अपना सीखा रख यार, तू अपना तरीके से चल, अपना पार्टी में चल, बस पार्टी की बातें करनी। यूनिटी ग्रुप क्यों कर भाई, तू पार्टी की तारीफ क्या कर, नाम MQM कर लगाया कर। ये सागर के अपने MQM वाले करा रहे। तुम्हारे को कौन बनते था ये बताओ। मुझे कोई नहीं बता रहे तुम्हारा यूनिटी ग्रुप वाले क्या यूनिटी ग्रुप अभी। अबे वो साहब ना खुल के बड़वा, जिसको देखो जा रहा है तो खुल के यार। आपको आवाम को जोड़ना है, इंचार्ज आवाम को जोड़ना है। तो भाई उन्हीं के लिए तो माहौल बना रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं रहे यार, समझो ना बात को यार। भाई बूजी के खिलाफ तो वो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कितना चल रहा है उसके लिए मेरे खिलाफ कितना चलता है प्रोपेगेंडा। ये लड़ने का तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भी पता है कि बैंड तुम्हारे से जो है ना सिस्टम में हूँ और अंदर के तौर पे सिस्टम में रहूंगा, ठीक है ना। अभी बात ये है कि अगर बात करेगा तो फिर भाई हम भी भड़वा सरेआम कर लो। तो उस पर आओ उसको लाओ, उसको बोला समूह तैयार करे। सही है करवाओ उसको, देखता हूँ तुम कितना करवाते हो। तुम करवाओ ना, तो में क्यों नहीं आ रहा। अबे तो भाई बात ये है कि उसका मसला है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। हम तो आवाम को जोड़ रहे हैं, आवाम को। अरे आवाम जुड़ी नहीं, अरे बड़ी आवाम को जोड़ेगा यार, क्या होंगे तेरे को, आवाम बड़ी सुहाग को लेकर मैं आऊंगा शाम में, बोलूंगा चल भाई MQM में आ जा। सही है, को लेकर आता हूँ मैं शाम में। तू क्या चाह रहा है, तू MQM लंदन में रहेगा? लंदन दिमाग को तुम लोग का तो काम है, जिससे टसल निकालनी होती है उसको तुम लंदन का साबित कर देते हो यार। कहते हो ऐसा नहीं होता यार, हम इज्जत करते हैं हमारा यार। चुतियापी की बातें नहीं करा कर हर बार यार, जिससे टसल निकालनी होती है उसको तुम लंदन का साबित कर देते हो यार। ये कोई तरीका है यार? दिमाग खराब हो गया, साबित किया, साबित भी कर लो मेरा भाई, यही बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी कंप्लेन लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह विंग कमांडर से क्लियरेंस लेकर। आपने ये वॉइस क्लिप सुना, हकीकत को आप
डिनाई नहीं कर सकते। और जो हमने आपसे कहा था कि अवाम ने हमें ये तासुर दिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब के बारे में, तो आपने खुद अपनी कानों से सुन लिया। इजाज़त चाहूँगी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।